लेट हो जाएगी। आज का सेशन बच्चों, चलिए ओके, तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारा सेकंड सेशन है। लेट मी राइट हियर, so it's second session of chapter rotation. रोटेशन। तो बच्चों आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड टॉर्क, ठीक है बच्चों। चलिए, सो आई थिंक सबको, अगर आप सबको याद हो, लास्ट टाइम मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। ठीक है, हमने लास्ट टाइम दो थ्योरम्स पढ़ी थी। थ्योरम याद है बच्चों? एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ी थी, एक हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी। याद है, भूल गए? सर याद है। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बच्चों कंफर्म कर दो। यस सर। चल ठीक, ओके। Now let's solve couple of questions based on these theorems, perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. Okay, so first question is, find the moment of inertia of a rod about a perpendicular axis passing through a point that is equidistant from the center and on end. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। So let me give one hint. बच्चों याद करो, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी वो 1D 2D 3D सबके लिए एप्लीकेबल थी। ठीक है, तो बच्चों हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे करते थे? मान लो कोई एक्सिस है, ठीक है, एनी एक्सिस जिसके अराउंड हमें निकालना है, सो दैट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस में मास इनटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन axis passing through its center of mass and the required axis about which we need to find the moment of inertia. बताओ जो इसका आंसर क्या आएगा? ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किस किस को याद है? भूल गए क्या बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, तो आप सबको याद हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होता था? m l स्क्वायर डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चों? नाउ वी नीड टू फाइंड, लेट्स सपोज मान लो ये O है, ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस में m d स्क्वायर। चलो बताओ, अब तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, आप तो बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा? लगता है सब बच्चे मस्ती के मूड में हैं, रिवीजन करके आए नहीं है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी O इट विल बी m l स्क्वायर बाय 12 प्लस में m d स्क्वायर। बच्चों d क्या है? दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन्होंने क्या बोला, हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जिसका एंड से और सेंटर ऑफ मास से दोनों इक्वल डिस्टेंस है। तो बच्चों एंड और सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस कितना है? l बाय 2 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? l बाय 4। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो l बाय 4 का होल स्क्वायर। सो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इट विल बी m l स्क्वायर बाय 12 प्लस में
m l square by 16. अब एक काम करो, m l square by 4 you can take as common and inside it will be 1 by 3 plus 1 by 4. Finally it will be equal to 7 m l square by 48. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों नहीं आएगा समझ में? आ गई समझ। आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर विल बी बी. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सो इट्स ए पैरेलल एक्सिस थ्योरम. लेट मी राइट हियर. नो सर. It's a parallel axis theorem. ठीक है बच्चों, चलो. Now let's try one question based on perpendicular axis theorem. So बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ. काफी बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है, जो कि बहुत ही गलत बात है. बच्चों याद करो क्या होती थी हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. क्या होती थी? लेट्स सपोज अगर मान लो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है. ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है. ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई वाई. अब बच्चों अगर हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो दोनों के क्या बच्चों परपेंडिकुलर है, दोनों की क्या परपेंडिकुलर, लाइक आई जेड जेड एक्सिस. अगर बच्चों हमें इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई जेड इट विल बी आई एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, इट्स अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. लेट मी राइट हियर. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, दैट इज एक्स and y axis are coplanar with the 2D ऑब्जेक्ट. बच्चों ये सिर्फ 2D के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब बताओ बच्चों, देखो क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट इट्स डायगोनल. बच्चों याद करो हमने स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, याद है? भूल गए? ये आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा लगता है मुझे. बच्चों याद करो मैंने आपको क्या बोला था, अगर मान लो कोई स्लैब है, ऐसे कोई स्लैब है. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ मान लो एल है. ठीक है, तो याद करो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो बच्चों इसका आंसर क्या था? आई एल दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12. याद है? भूल गए? बिकॉज इसका मास हमने एम मान रखा है. इसका मास कितना बच्चों? एम मास है. ऐसे था ना? सिमिलरली अगर बच्चों मान लो इसकी जो ब्रेड्थ है, इसका जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मान लो बी है. ठीक है, अगर आपको इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बच्चों आई बी क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाय 12. ये बात किस किस को याद है? यस सर. ठीक है, एंड बच्चों देखो अब अगर मान लो हमें एक ऐसी एक्सिस निकालनी है जो इसके थ्रू पास कर रही है, बच्चों इसके थ्रू पास कर रही है परपेंडिकुलरली. मान लो ये आई जेड है, मान हमें इसके अबाउट निकालना है. लेट मी शो यू.
देखो बच्चों, ml स्क्वायर बाय 12 ये किसके अबाउट है? इसके अबाउट, लेंथ के अबाउट। और वो एक्सिस कैसे पास कर रही है? इसके अंदर से पास कर रही है, पैरेलली इसके अंदर से पास कर रही है। अगर बच्चों हम एक ऐसी एक्सिस जो यहाँ से पास कर रही है, उसके अबाउट क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाय 12। अब बच्चों अगर मान लो हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इससे ऐसे पास करिए परपेंडिकुलरली। सो वी हैव फाउंड बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? आई जेड इट विल बी आई एल प्लस में आई बी। तो क्या जाएगा? एम बाई 12 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? ये ऐसा हम पहले कर चुके हैं लास्ट क्लास में, बिल्कुल आपको क्लास में करवाया था मैंने ये। ठीक है। नाउ अब बच्चों ये क्या बोल रहे हैं कि हमें, चलो ठीक है आपने जो भी आता ठीक है, लेकिन हमें तो भाई हमें बताओ डायगोनल के अबाउट, बताओ डायगोनल के अबाउट। अगर हमारा कोई स्क्वायर है ऐसे, तो बच्चों हमें बताना है डायगोनल के अबाउट। एक डायगोनल है उसके अबाउट बताओ हमें। तो हमें तो उससे मतलब है, हमें नहीं पता आपने क्या सीख रखा है। अच्छा जी कोई बात नहीं, हमें तो पता है, हमें इनके अबाउट निकाला है। अब बच्चों देखो, दोनों देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इट्स स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब बच्चों देखो अगर सिमेट्री देखोगे ना, सिमेट्री देखोगे तो इस डायगोनल के अबाउट आईडी होगा बच्चों, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने जस्ट अभी हमने ड्राइव किया है कि इसके अबाउट हमें पता है, इसके अबाउट मान लो जेड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई जेड, इसके अबाउट हमें पता है बच्चों। अब सोचो ये क्या था? स्लैब थी जिसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ क्या बच्चों? बी है। बच्चों स्क्वायर के केस में तो सारी साइड इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट आई जेड इट विल बी इक्वल टू एम, मान लो कि साइड इसकी ए है, सो एम ए स्क्वायर बाय 6। क्यों? क्योंकि एल की जगह ए पुट कर देंगे, बी की जगह हम ए पुट कर देंगे, फाइनली क्या आएगा? एम इंटू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। 2 और 12 आपस में कटेंगे तो नीचे क्या बचेगा? 6 बचेगा। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ये बात किस किस को समझ आई? आया सबको क्लियर? तो बच्चों सर एक अब बार देखो, और बता दो। हाँ जी चलो मैं आपको बता देता हूँ। ओके ये तो समझ आ गया ना, ये वाला समझ आ गया, ये वाला। भाई हमने क्या किया, हमने जो स्लैब है ना, स्लैब उसका हमने इसके अबाउट निकाल लिया बच्चों, हमने इसके अबाउट निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसकी वैल्यू कितनी आ गई? एम इंटू एम बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ये स्क्वायर होता तो क्या हो जाएगा? एल की जगह ए पुट कर दो, बी की जगह ए पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? एम इंटू 2 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो 2 से 6, 12 को डिवाइड करोगे 6 आएगा। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर मास परपेंडिकुलरली, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम ए स्क्वायर बाय 6 आ जाएगी। तो बच्चों यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं ना, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई डी प्लस में आई डी। एक मिनट, मैं इसको डी को नीचे लिख देता हूँ बेस में, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। बच्चा अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो। आईडी आईडी, एक आईडी ये वाला है और एक आईडी ये वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें तो ऑलरेडी पता ना इसके अबाउट कितना है? एम ए स्क्वायर बाय 6 है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आई डी। सो देयरफॉर आई डी विल बी इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 16, सॉरी नॉट 16, 12, माय मिस्टेक, 12। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आया? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। क्लियर हो गया बच्चों? अगर आप ध्यान से, ट्रस्ट में अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, आपको ये चैप्टर इतना अच्छा लगेगा, इतना आपको, क्योंकि मेरे पास सब कुछ आपको समझाने के लिए, मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। ठीक है। ओके। तो मुझे एक्चुअली देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो एक्सिस है ना, इससे जो पास कर रही है, इस डायगोनल पास कर रही है, मतलब कि एक ऐसी एक्सिस ऐसे, इसके अबाउट बताओ, ये कह रहे हैं इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट।
तो हमने निकाल लिया, ठीक है। उससे पहले क्या था, जो जो एक्सिस लेंथ के यहां से ऐसे पास करी लेंथ वाली, उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे घुमाना, अपने को ऐसे घुमाना है ऐसे। फिर क्या बोल रहे थे, ऐसे घुमाओ, ठीक है। एक बोल रहे थे, एक इसके बाउट घुमाओ, इसके बाउट ऐसे घुमाओ। अब बोल रहे इसके बाउट घुमाओ ऐसे, हो रहे हो, ठीक है। आगे चले क्या, चलो बच्चों। अब है ना कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप उनको आपको ना उनके याद रखने, ठीक है बच्चों। कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आपको उनको याद रखने, कैसे याद कर, देखो याद का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, मेन चीज क्या बच्चों, मैं आपको लिख भी देता हूँ, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस passing through their center of mass perpendicularly। बस आपको बच्चों ये याद रखना है, क्या याद रखना है बस आपको, बस आपको याद रखना है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के जो जो है ना बच्चों, आपको बस उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलरली, ठीक है। फॉर रिमेनिंग केसेस, फॉर रिमेनिंग केसेस you can find moment of inertia by using perpendicular axis theorem and parallel axis theorem। बच्चों बाकी आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उनको बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। देखो बच्चों हमने अभी निकाला तो है, पहले केस में हमने क्या है, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी फाउंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ। सिमिलरली हमने यहाँ पे पता कर लिया। बट हाँ ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने रट्टा लगाया ना तो आपको समझ नहीं आएगा फिर। बच्चों अगर आपने रट्टा लगाया ना फिर दिक्कत है, समझ रहे हो बच्चों। फिजिक्स पूरा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। बट बच्चों रट्टा लगा के ना देखो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। हो सकता है आप याद रख लो बट आपको कहीं के डर लगेगा। आपको एग्जांपल देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर एट इट्स सेंटर। हमें ऑलरेडी पता है ये वाली चीज, हमें इसके ऑलरेडी पता। अब आपसे कोई बोल दे कि ना एक एंड है जो एंड से एक एक्सिस है जो उसके एंड से पास कर रही है, मतलब बच्चों वो उसके क्या है, पैरेलल है, ये बताना है। तो कैसे निकालोगे, मैं आपको शो कर देता हूँ। सो आई ए ओ आर इट विल बी इक्वल टू आई सी एम, मैं अभी रोड रोड वाला केस ले रहा हूँ, प्लस में एम डी स्क्वायर। कितना है ये कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है ना, प्लस में एम एल स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा 4। फाइनल जब निकालोगे क्या आएगा, एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा बस। और भैया देखो आपको ऐसा नहीं बार बार आपको निकालना पड़ेगा, आप जब चीजें समझ जाओगे ना आपको चीजें वैसे अपने आप याद रहेंगी। ये आपको क्या बच्चों चीजें वैसे ही अपने आप याद रहेंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो हाँ एक रॉड है बच्चों, हाँ ये अच्छा है, एक रॉड है, अगर मान लो एक ऐसी एक्सिस के थ्रू के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इनका आपस में एंगल के बच्चों थीटा है, एंगल के बच्चों थीटा है। तो उस केस में क्या करना होता है बच्चों, आपको इसका प्रोजेक्शन लेना है। आपको क्या करना है बच्चों, इसका प्रोजेक्शन लेना है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको याद हो हमने ऐसे निकाला हमेशा, हमने ऐसे एक्सिस के अबाउट निकाला ना, तो बच्चों ये क्या है, ये इसका प्रोजेक्शन है। एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा। हम्म
तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इट्स प्रोजेक्शन ऑफ एल, दैट इज क्या होता है, एल साइन थीटा। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता था, तो I3 हमें इसके अबाउट निकालना, क्या हो जाएगा, m एक्सिस पास कहां से करिए, सेंटर से पास करिए, तो m l डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 12। l डैश की वैल्यू क्या है, ये डाल दो, m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 12 आ गया अपना। ठीक है, अगले केस में क्या हो जाएगा बच्चों, अगले केस में देखो एक्सिस कहां से पास करिए, इसके वन एंड से पास करिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, l स्क्वायर बाय 3 होता है। बस इस बार आपको क्या करना है, l की जगह आपको l डैश रखना है, और l डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, l साइन थीटा। तो आंसर क्या जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात किस किस को समझ आई, जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चों बस ध्यान रखना, आपको बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक ऐसी एक्सिस जो कोई भी जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उससे उसके सेंटर ऑफ मास से पास करिए एंड परपेंडिकुलर कर लिए, बस आपको उसका पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिंग का, क्या होता था, रिंग mr स्क्वायर होता था। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसके डायमीटर के अबाउट बताओ, मतलब क्या है बच्चों, मान लो चलो रिंग है, ये ऐसे रिंग है, ठीक है, इसके इस एक्सिस का हमें पता है, अब ये कह रहे हैं इसका जो डायमीटर है ना उसके अबाउट बताओ, बस यूज कर लो अपने, क्या क्या यूज करोगे, कौन सी एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो कैसे करोगे, तो हमें बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मान लो जेड है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस को जेड मान लो, तो आई जेड इट विल बी इक्वल टू आई डायमीटर। ठीक है, आप एक और ले लो यहाँ पे, आई डायमीटर, दोनों की सेम होगी वैल्यू। बच्चों इसके अबाउट कितनी होती है, हमारे स्क्वायर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई डायमीटर। सो आई डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाय 2। आगे ना, आपको लग रहा होगा कि आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, नहीं नहीं, आप जब चीज सीख जाओगे ना, आप सीधा जाके बोल दोगे। ठीक है बच्चों, ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? सर ये नीचे वाला किसका निकाला है आपने? ये मैंने निकाला है इसके अबाउट आईडी, ये मैंने इसके अबाउट निकालना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, अगर हमें इसका आंसर चाहिए ना, मैंने क्या किया, मैंने एक डायमीटर और मान लिया यहाँ पे, भाई जो सेंटर जो लाइन सेंटर ऑफ मास से पास करिए, रिंग जैसे रिंग है बच्चों, ऐसे जो लाइन ऐसे पास कर रही बच्चों, एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे पास करिए, ठीक है, तो उसके अबाउट क्या हमें ऑलरेडी पता है, एम आर स्क्वायर होता है, यस समझ रहे सर। बच्चों? ठीक है, सिमिलरली अब देखो आपसे को बोल दे कि ना चलो ठीक है ये तो हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल था, अच्छा एक काम करो तुम ये बताओ अबाउट टेंजेंट इन प्लेन, आप ये बताओ आप कैसे निकालोगे, समझ लो, अगर आप सीखोगे तो आप कर सकते हो। कहने का मतलब देखो क्या बच्चों, अबाउट टेंजेंट इन प्लेन, देखो बच्चों मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो टेंजेंट तो ये भी होगी ना, सर्कमफ्रेंस को जो टच करके जाएगी लाइन वो भी तो टेंजेंट है। सर लेकिन ये कह रहा ये है, जो बाहर से टच। ये कह रहा है कि इसके प्लेन में होनी चाहिए टेंजेंट, इसके प्लेन में होनी चाहिए, उसको मानेंगे हम तो, कुछ नहीं करना, हमने अभी तो निकाला है भाई, हमें आईटी निकालना है, तो लिखो यहाँ पे। तो बच्चों एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, आईटी क्या हो जाएगा, आईटी विल बी यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने अभी निकाला था क्या, आईडी प्लस में हमने डायमीटर का भी निकाला था भाई, इसके बाद हमने निकाल रखा है, इसके पैरेलल ले लेना अपने को, तो देखो यहाँ पे आईटी इट विल बी इक्वल टू आईडी कितना था, डायमीटर का बोर्ड कितना था, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस में एम आर स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों, ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आ गई समझ में। अब बोलते नहीं नहीं है, अब बोलते कि नहीं नहीं इसे मजा नहीं आ रहा, हमें तो वो टेंजेंट थी जो उसके ऐसे ऐसे हो, जो परपेंडिकुलर पास कर रहे हो, बस क्या करो, इस बार एक लाइन है, हमें बच्चों देखो हमें इसके सेंटर का पता है, भाई मान लो ये रिंग है,
इसके सेंटर में जो एक्सिस पास करी उसका हमें पता है कितना, mr²। ये कह रहे हैं कि एक ऐसे एक्सिस बताओ जो इसको टेंजेंट हो, सरफेस के टेंजेंट हो, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस टेंजेंट, ठीक है। तो इसको शिफ्ट कर दो ना, इसके ऊपर लगा दो पहले एक्सिस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, तो IT परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या हो जाएगा, mr² प्लस में mr², हो गया ट्वाइस ऑफ mr²। बच्चों आपको ड्राइव करा के दिखा रहा हूँ ना, इसलिए आपको इसमें टाइम लगेगा। आप जब खुद से करने लग जाओगे ना, आपको ऐसे ऐसे देख के बोल दोगे हाँ इसका आंसर ये है, बस। क्यों, आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से एक्सिस को आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। आगे चले, सिमिलरली किसका हो जाएगा अपना, डिस्क का हो जाएगा। भाई डिस्क का कितना होता था, सेम मास है, सेम रेडियस है, रिंग का अगर mr² है तो फिर डिस्क का सर उससे कम होता था, mr²/2 है। अब ये बोल दे कि भाई हमें तो उसके डायमीटर के अबाउट चाहिए, यूज करो ना पहले एक्सिस थ्योरम, हो जाएगा अपना आंसर। सिमिलरली सिलेंडर का कितना है, mr² होता है। अब कोई बोल दे नहीं भाई हमें तो एक ऐसी टेंजेंट है जो उसके सरफेस पे वो मतलब ऐसे पास कर रही हो, ऐसे पैरेलली पास कर रही हो, हमें तो उसके अबाउट चाहिए, शिफ्ट कर दो ना इसको, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इसको शिफ्ट कर दो इधर, बस हो गया। ये बात किस किस को समझ आई, याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको सेंटर यस मास सर वाला आ याद गई। रखना, ठीक है। आगे चले, सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर, भाई सॉलिड सिलेंडर का क्या होता था, mr²/2 होता था, ठीक है। अब शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, mr²/2 प्लस में mr², हो गया। नाउ सिमिलरली होलोस्फीयर, बच्चों आपको याद रखना है होलोस्फीयर का होता है 2/3 mr², लेकिन सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है 2/5 mr²। सो बच्चों इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वन, याद रखना। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों का मास और दोनों का रेडियस सेम है, तो है ये। अगर आपसे बोल दो ना कि सेम मटेरियल है, सब कुछ क्या बोलते हैं अपना, सेम मटेरियल है और रेडियस सेम है, तो हो ही नहीं सकता फिर तो। आप खुद सोचो ना, अगर आप सेम मटेरियल यूज करोगे, रेडियस अगर सेम रखोगे, तो बच्चों कैसे उसका मास इक्वल, कैसे दोनों का मास इक्वल कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। मेरी बात सबको समझ आ रही है, आई होप सब कुछ चीजें क्लियर हो रही नहीं होंगी। सर ये वाला नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। कहने का मतलब ये है बच्चों, आप सोच के देखो ना, अगर मान लो, सोचो देखो, मान लो एक अपना ऐसे है, अपना ये हमारे को ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और इसी मटेरियल का बच्चों एक अपने पास होलोस्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है बच्चों और सेम मटेरियल है, तो आप बताओ दोनों का मास सेम हो सकता है क्या, आप बताओ मास सेम हो सकता है, रेडियस दोनों का सेम है, मास सेम कैसे होगा आप बताओ। नो सर, मास सेम नहीं होगा। क्यों भाई, एक तो पूरा भरा हुआ है, एक खाली है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों का रेडियस भी सेम है, तो अगर रेडियस दोनों का सेम है तो मास इक्वल हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का मास सेम है, तो ही ये कंडीशन है। अब इस केस में क्या होगा, एक हल्के सामान से बना होगा, एक भारी सामान से बना होगा, एक लोहे का बना होगा, एक थोड़ा सा रबर का बना होगा। ये बात किस किस को समझ आई, ये तो आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। कई बार बच्चे सोचते हैं अरे कैसे हो सकता है, रेडियस भी सेम है मास सेम, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बच्चों उसमें मटेरियल डिफरेंट होगा, समझ रहे हो, ओके सर। ठीक है। तो बच्चों ध्यान को, ये जितने भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जो मास, हमें बच्चों हम कंपैरिजन कब कर पा रहे हैं, जब सबका हम रेडियस और मास सेम ले रहे हैं। तो जैसे रिंग है, रिंग का कितना बोल रहे हैं आप, mr² बोल रहे हो, ठीक है। एक ऐसा डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, उसका कितना हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये कंडीशन है, ओके। अब बच्चों ठीक है, बच्चों ध्यान रखना, बस आपको सर सेंटर, हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने इसमें ग्रेटर देन लगाया है 2/5 से, टू बाय हाँ जी फाइव होना चाहिए सर बड़ा, 2/3 कैसे है सर, समझ नहीं आ रहा। हाँ बच्चों आपने 2 के 3 पार्ट किए, आपने 2 के 5 पार्ट किए, तो कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। 20/5 है, इसका पता क्या मतलब होता है कि आपने 20 के 5 पार्ट किए हैं, और यस 20/4 सर। इसका मतलब क्या होता है, आपने 20 के 4 पार्ट किए। तो 20 के 4 पार्ट करोगे तो बड़ा होगा नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2/3 यानी कि 2 के आपने 3 पार्ट किए हैं। ओके सर। तो भाई डिवाइड कर लो ना, डिवाइड करो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 0.667
एम आर स्क्वायर, ये आएगा 0.4 एम आर स्क्वायर। आप बताओ कौन सा बड़ा है, समझ रहे हो? चलिए बच्चों देखो, अगर हम बात करते रेक्टेंगुलर प्लेट की, बच्चों देखो यार रट्टा मत लगाना प्लीज, ठीक है? अब सोच के देखो, अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, आपको इस एक्सिस, कौन सी एक्सिस, ये वाले एक्सिस के अबाउट निकालना बच्चों, इसके अबाउट, तो क्या करो, मान लो बस ये हमारी जो है ना ये स्लैब है, इसके पतले पतले पार्ट मान लो, लेकिन बच्चों इसका मास क्या एम ही है। अब सोचो रॉड का कितना होता था, रॉड का होता था एम एल स्क्वायर बाय 12 होता था। अब देखो यहाँ पे लेंथ सबकी क्या है, बी लेंथ है, मास m1 m2 m3 मानो, टोटल मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 12। रट्टा मत लगाना कि एम स्क्वायर बाय 12, आप ये चेक करो किसके अबाउट निकालना है। अगर आपको इसके अबाउट निकालना है तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है? अब आपसे कोई बोल दे कि बेटा वो तो ठीक है, इसके अबाउट बताओ, ये बताओ जो ऐसे पास कर रही हो, इसके अबाउट बताओ, तो क्या हो जाएगा, एम बाय 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कहाँ से है, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बस स्क्वायर प्लेट है, अपने पास क्या बताओ, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट में क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अपना, क्या एम ए स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा ये वाला, ठीक है? अगर बोल दो कि इसके अंदर से निकालो, कहाँ से निकालो, तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय 6। आगे चले, ठीक है? तो बस हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको सबका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेन कौन सा रखना है, जो उसके सेंटर मास से पास कर रहा हो, ठीक है, परपेंडिकुलरली। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे बढ़ेगा फिर हम, आगे चले ना, सबको मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ आया तो बस रट्टा मत लगाना बच्चों, कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? ना बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका देखो बच्चों मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि मान लो कोई ऐसे मास है, कोई ऐसा मास है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका बच्चों क्या है, आई है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये एक्सिस ऐसे है बच्चों, ठीक है? अब मान लो हमने क्या किया, हमने इस एक्सिस से हमने कुछ दूरी पे हमने बच्चों सेम मास ले लिया, लेकिन हमारा मास क्या है, ये बच्चों पॉइंट मास है। मास कितना है, मास कैपिटल एम ही है, इसका मास क्या बच्चों, मास कैपिटल एम है। अगर बच्चों मान लो ये अगर डिस्टेंस मान लो के है, ये डिस्टेंस के बच्चों, तो इस एक्सिस के अबाउट हमारा जो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई डैश क्या हो जाएगा बच्चों, एम के स्क्वायर हो जाएगा ना? यस बच्चों सर। ठीक है? अब अगर मान लो कि ये कंडीशन है कि ये आई के बराबर है, अगर ये कंडीशन हो जाए तो यहाँ से बच्चों हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 आई डिवाइड बाई एम। इसका देखो मतलब क्या है, बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन और गाय रेडियस ऑफ ए बॉडी about an axis of rotation is defined as the radial distance to a point which would have moment of inertia the same as the body's actual distribution of mass if the total mass of the body were concentrated। ये बात किस किस को समझ आई? कहने का मतलब क्या है कि हमने जो निकाला है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस अबाउट, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का निकाला है। अब अगर मान ले कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का जो मास था ना, उसको मान लेते पॉइंट मास, ठीक है? तो उसी एक्सिस से हम कितनी दूर उसको लेके जाएं कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों सेम आए। ये बात किस किस को समझ आई? मेरी बात समझ आई क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस मास का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है बच्चों किसी एक्सिस के अबाउट, अगर उस मास को हम पॉइंट मास मान ले, तो उस एक्सिस से हम उसको कितना दूर लेके जाएं कि जो पहले वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना, ये वाला, ये और आई डैश दोनों इक्वल आए। मतलब क्या है,
आई मस्ट बी इक्वल टू आई डैश। इसका एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन इज, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारी जो एक्सिस है ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस अपनी। अब हमें ऑलरेडी पता है कि इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, ये बात सबको समझ आएगा। अब हमें बोल दिया जाए कि इस मास को हमें, सेम मास को हम कितनी दूर लेके जाएं इसी एक्सिस से। बच्चों सेम मास को हम कितनी दूर लेके जाएं इसी एक्सिस से कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए। तो बच्चों इस केस के लिए आई डैश कितना है, एम के स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या बच्चों कि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि आई इज इक्वल टू आई डैश। पुट कर दो, क्या जाएगा, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, तो बच्चों के की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट आर बाय। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, ये किया अपना क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। वेट सॉरी, नो सॉरी, इसका पूरे का रूट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ तक। सर ये रूट 2 कैसे मतलब आया? बच्चे हमने क्या किया, मास को हमने कैंसिल कर दिया आपस में। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू इसका रूट लोगे ना, आर स्क्वायर बाय 2 का रूट नहीं लोगे आप। आर स्क्वायर का रूट कितना, वो तो आर हो जाएगा, और 2 का रूट 2। बच्चों सबको समझ आया क्या रेडियस ऑफ गायरेशन। यस आगे सर। चले आगे चलते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, टू रोड्स ऑफ मास m and 2m having the same length L are joined as shown in the figure. Find the moment of inertia about an axis passing through their common point and perpendicular to them. ये बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसके अबाउट पहले निकालना, इसके अबाउट निकालना आपको पता ही है। ठीक है, और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। भाई इसका तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, इसका कितना हो जाएगा डायरेक्टली, एम एल स्क्वायर बाय 3। इसके पहले आप सेंटर के अबाउट निकालना। भाई एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, लेकिन यहाँ पे मास इन्होंने 2m दे रखा है, वो पुट करके आप निकालना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 12। फिर इसको शिफ्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास। देखो बच्चों अगर इन्होंने बोल दिया ना कि स्फेरिकल बॉल है, और अगर कुछ नहीं बता रखा, समझ रहे हो, कुछ नहीं बता रखा कि वो होलो, वो सर एक बार पहले वाला स्फेरिकल। क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी बेटा, ठीक है चले आगे। सर एक बार ये वाला मतलब दोबारा समझा दो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा देखो कहने का मतलब देखो क्या बच्चों, चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। मान लो ये अपना क्या है, ये रुको, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो क्या, सो आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 क्या हो जाएगा,
ये हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3। बट I2 क्या होगा बच्चों? I2 लिखो, I सेंटर ऑफ मास प्लस में ट्वाइस ऑफ m d स्क्वायर। तो क्या जाएगा? m l स्क्वायर बाय 3 प्लस में I सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ m इंटू l स्क्वायर बाय 12 प्लस में ट्वाइस ऑफ m, डिस्टेंस कितना बचाओ? l बाय 2 l स्क्वायर बाय 4। तो कितना आ जाएगा? m l स्क्वायर बाय 3 प्लस m l स्क्वायर बाय 6 प्लस में m l स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा? आप करो एम एल स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आप एलसीएम ले लो 6, 2 प्लस 1 प्लस में 3, दैट इज क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर। आंसर विल बी ए। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? बच्चों ये वाला बात किस किस को समझ आई? सर, आगे समझ में। ठीक है, सिमिलरली आपको ये वाला निकालना है। एक ऐसी एक्सिस है जो एक एंड से पास कर रही है, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। मैं आपको ये बताया था, अगर आपको इन्होंने ये नहीं बोल रखा है कि जो स्फेरिकल बॉल है वो होलो है या फिर सॉलिड है, आप उसको हमेशा सॉलिड ही मानना। जैसे बोल दिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर, आपको उन्होंने सिर्फ सिलेंडर बोल रखा है, आपको उसको मतलब सॉलिड ही मानना है। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे देते हैं। सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए spherical ball of mass small m and radius r with its center attached at the end of a thin straight rod of mass m and length l about axis passing through। बस कुछ नहीं करना, इसका तो आपको ऑलरेडी पता है। इसका आपको क्या लिखोगे? इसका क्या होता है? इसका लिखोगे 2/5 m r स्क्वायर प्लस में m l स्क्वायर। क्यों? आपको वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, प्लस में आंसर, आपका आंसर भी आ गया m स्क्वायर बाय 3, ये आपका आंसर है। कर लेना कैसे? ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये बच्चों, हाँ सॉरी, यहाँ पे m छोटा, ये वाला m छोटा, ये कैपिटल है। ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। बच्चों टॉर्क क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज टॉर्क? याद करो, हमने सिमिलरिटी याद करो। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। और फोर्स किसके सिमिलर होता है बच्चों? टॉर्क के। ठीक है, फोर्स किस में था? फोर ट्रांसलेटरी मोशन, और ये अपना रोटेशनल मोशन। तो बच्चों रोटेशनल मोशन, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर किसी, जब भी देखो हम टॉर्क का फाइंड करते हैं, अगर वहां पे टेंडेंसी होती है उसके रोटेट होने की, किसी मास के रोटेट होने की। ये बात किस किस को समझ आई? आएगा समझ? फॉर एग्जाम्पल मान लो, आपको छोटा एग्जाम्पल है, देखो मान लो एक रॉड है, ठीक है, और उसको बच्चा हमने यहाँ पे ऐसे हिंज कर रखा है, हिंज कर रखा है। एक मिनट, इसको हिंज ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको जब हमने हिंज कर रखा है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब सोचो बच्चों, बात रोटेशन की हो रही है, बात जो है रोटेशन की हो रही है। अब बच्चों हमने इस पे एक ऐसे फोर्स लगा दिया, हमने इस पे हमने बच्चे ऐसे फोर्स लगा दिया एक, रुको कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो बच्चों, इस पे मैं एक ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है। एंगल क्या है बच्चों? थीटा। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लो फोर्स एफ था, तो बच्चों तो आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। कैसे रिजोल्व करोगे? एक आप कंपोनेंट ऐसे करोगे और एक कंपोनेंट बच्चों ऐसे, ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा? एफ
कॉस थीटा, ठीक है। और अगर मान लो इसके अगर लेंथ मान लो आर है, ठीक है, तो बच्चों एक चीज बताओ, कौन सा कंपोनेंट जो फोर्स का है हेल्प कर रहा है हमारी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में, एफ कोस थीटा या एफ साइन थीटा, दोनों में से कौन सा कर रहा है बच्चों हेल्प? सर एफ साइन थीटा। मानते हो एफ साइन थीटा? तो यानी कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो आर, ठीक है, दूसरा क्या है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे, बट हमें पता है कि ऐसा कुछ है। सोच के देखो, अगर मान लो ये जो फोर्स बच्चों, मान लो गलती से अगर ये फोर्स यहां लग रहा होता है ऐसे, तो कुछ रोटेट होता क्या? ये रोटेट होता? ये जो जो हमने रॉड ली है, क्या ये रोटेट होती? नहीं। तो यानी कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है? एक तो जिस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट करवाना है उससे कितना दूर आप फोर्स लगा रहे हो, और उसका बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है, इसको ये ऐसे रोटेट हो सकती है, ऐसे रोटेट हो सकती है। अब मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, इस पॉइंट जहां पे रोटेट हो वहीं पे लगा रहा हूँ, तो रोटेट होगा नहीं होगा? अगर फोर्स में ऐसे लगाऊं, ऐसे रोटेट हो रहा है क्या? तो ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बट रोटेट तो नहीं हो रही ना। अगर नो मैं फोर्स सर। ऐसे लगा दूं, देखो रोटेट हो रही है। तो फोर्स मैंने ऐसे लगाया था, इसका एक कंपोनेंट ये एफ साइन थीटा, एक एफ कोस थीटा, इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, इस पे है, ठीक है। अब सोचो अगर आप इसको जितना पास लेके आओगे ना इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के, इस पे कोई इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो टॉर्क है ये क्या होता है? तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, इट्स ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, ठीक है। अब देखो, जो आप इसको सॉल्व करोगे आप क्या लिखोगे? आर एफ साइन थीटा। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्या? टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ, और टॉर्क इज एफ परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब क्या है, इस केस में हमने क्या पता किया था कि जो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर जो एक्सिस रोटेशन है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट लग रहा है फोर्स का। समझ रहे हो बच्चों? अगर मान लो मैं एक आपसे बात पूछूं, देखो, चलो आपको यही शो करता हूँ, देखो आप यहाँ देखो, चलो ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, देखो ध्यान से। तो हमने यहाँ पे रिजोल्व कर लिया, ठीक है, ये अपना पैरेलल वेक्टर होगा, ये अपना परपेंडिकुलर। अगर बच्चों मैं इसको तोड़ लूं तो वही जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है ना, ठीक है, मैंने कहा इसको तोड़ने के बजाय बच्चों मैंने इसको तोड़ लिया, मैंने रेडियस वेक्टर को तोड़ लिया, तो क्या होगा? एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ से तो आ जाएगा ना। ये बात किस किस को समझ आई? कहने का यस मतलब क्या सर। है, मैं आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो रॉड थी ना, ठीक है, इससे हमने जो फोर्स लगाया था ऐसे, थीटा, और ये वैल्यू है आर। तो बच्चों हम ये डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है बच्चों। अगर ये थीटा है, मैं ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। हम ये भी कर सकते हैं बच्चों, हम आर को भी रिजोल्व कर सकते हैं। ये बात किस किस को समझ आई? सर इसमें रिजॉल्व मतलब बता दो एक बार। भाई रिजोल्व का मतलब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने फोर्स को, भाई हमने क्या है, फोर्स के दो कंपोनेंट कर लिए। एक तो हमने वो कंपोनेंट है जो पैरेलल है किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, या उससे पास कर रहा है, एक जो उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ये देखो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क इज, या हाँ, टॉर्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एक्स, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन। सोचो ना, देखो ये वाली चीज, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, भाई ये फोर्स ऐसे लग रहा था, इसको मैंने, एक तो हमें ये वाला कंपोनेंट कर दिया, एक हमने ये कर दिया, ये तो सीधा सीधा पास हो रहा है, ये तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरे केस में बच्चों हमने क्या किया, आपको यहाँ शो कर देता हूँ।
देखो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, हमारा फोर्स ऐसे लग रहा, फोर्स ऐसे लग रहा था, तो ये जो ना अपनी ये जो एक्सिस रोटेशन है, इससे हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लिया, हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पता कर लिया। समझ लो ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। चलिए क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन ये है फाइंड द टॉर्क इन द गिवन फिगर। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखा, फोर्स दे रखा है और उन्होंने एंगल दे रखा है बीच में, बिटवीन अपने लेंथ ऑफ द रॉड एंड द फोर्स। अब बच्चों देखो क्या हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो, आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, एक तो क्या है, सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो कंपोनेंट निकाला आपने, आपको नहीं लगता ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया सीधा सीधा? तो ये कितना, ये वैल्यू कितनी जाएगी, ये अपनी होगी 10 sin 30, यानी कितनी 5। तो बच्चों आंसर क्या जाएगा, तो टॉर्क विल बी आर एफ sin थीटा, और वी कैन से आर एफ परपेंडिकुलर। आर एफ परपेंडिकुलर हमने पता ही कर लिया, आर की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, एफ परपेंडिकुलर 5 है, आंसर कितना है 10 न्यूटन मीटर। मुझे ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, अब बच्चों देखो बात करते हैं डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो बच्चों आर क्रॉस एफ, याद रखना ये टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल आपको यहां दे रहा हूँ। मान लो कि हमारा जो है आर वेक्टर ऐसे है, आर वेक्टर, ठीक है, और अपना जो फोर्स वेक्टर मान लो ऐसे है। आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब बच्चों जब आर क्रॉस एफ, तो क्या करो, अपनी जो फिंगर्स है ना, यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, अपनी जो फिंगर्स है किसके लाइन कर लो, आर के लाइन कर लो, हमने अलाइन कर ली। अब कह रहा कि आर क्रॉस एफ, अब जब ऐसे करोगे बट एफ तो उस साइड में है, अच्छा कोई बात नहीं, उल्टे कर दो फिर। अब क्या हुआ, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, तो करो फिर आर क्रॉस एफ जब करोगे टॉर्क विल बी इनसाइड। ये बात किस किस को समझ आई भाई? याद करो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, हमारी जो डायरेक्शन आएगी दोनों वेक्टर जो जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उनके परपेंडिकुलर ही आएगी। ये बात किस किस को समझ आई? आया सबको समझ में? इस पे छोटा क्वेश्चन करते हैं, देखो बच्चों, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। मान लो हमारा जो पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस रोटेशन यहाँ पे, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हमारा देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अपना रेडियस वेक्टर ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ये अपना क्या है, रेडियस वेक्टर। अब क्या, आर क्रॉस एफ, ये तो हमने अभी किया अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, ठीक है, टॉर्क। अब ये क्या है, ये वेक्टर ऐसे है, उसको कुछ नहीं करना, आप बस इसको शिफ्ट कर दो। याद करो बच्चों कैसे करते थे, दोनों की टेल ज्वाइन कर दो, टेल याद है ना, आर वेक्टर, ठीक है। क्या करो, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ, टॉर्क का हो जाएगा बाहर की तरफ। अगर मान लो ये देखो, यहाँ शिफ्ट कर दो, आर वेक्टर क्या बोल रहा है, ये ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, अगर घुमाओगे और क्या बचो अंदर की तरफ। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। चलिए बच्चों, हाँ यस बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको याद हो, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड बच्चों सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड बच्चों ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बच्चों देखो
अभी क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक रॉड है, उसको हमने 2 स्ट्रिंग से बांध रखा है और वो भी रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है। किस में बच्चों? इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों इसके अंदर 2 इक्वेशन बनेगी। देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। बच्चों सिंपल सा फंडा है। मान लो अगर दोनों रस्सी टूट जाए, दोनों रस्सी टूट जाए तो क्या नीचे गिरेगा? ये नीचे गिरेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन होगा नहीं होगा? अगर मान लो इनमें से कोई एक स्ट्रिंग ऐसे ब्रेक कर जाए, ब्रेक कर गई, तो क्या ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा? इसका मतलब क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसके 2 मोशन होने की टेंडेंसी है, एक तो क्या रोटेशनल और एक अपना ट्रांसलेटरी। तो बच्चों सिंपल सी 2 इक्वेशन है, ये इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, बाकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, एक है अपने क्या, ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हम डिनोट करेंगे टी एक्स। बच्चों जब ट्रांसलेटरी मोशन हो ही नहीं रहा तो हम लिख सकते हैं ना, एफ नेट इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। लिख सकते हैं कैसे? हम लिख सकते हैं ना, मान लो इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं क्या, दैट इज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, इक्वेशन फर्स्ट। लिख सकते हैं कैसे हम? बच्चों मेरी बात समझ आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर जी। अरे बच्चों बीच में रिस्पॉन्स करते रहा करो। मुझे कई बार ऐसे ना पता नहीं चलता कि आवाज आ रही नहीं आ रही। नाउ सेकंड क्या है बच्चों, रोटेशनल मोशन। So we can also write net torque is equal to 0 और इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालू टॉर्क, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालू टॉर्क, तो बच्चों टॉर्क क्या होता था? इस सिंपल सा फॉर्मूला क्या टॉर्क का? टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर एफ। भाई जिसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट आपको निकालना है, ठीक है, तो जो फोर्स, मान लो कि आपको यहाँ पे, मान लो मैं लिख देता हूँ, मान लो ओ के अबाउट निकालना है, ओ यहाँ पे लिख देता हूँ, अबाउट ओ। इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ। देखो बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। एक रोड ऐसे है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे हिंज कर रखा है। ठीक है, तो बच्चों इस पे क्या है, हमने एक फोर्स लगाया ऐसे, हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है, एक हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, एक हमने यहाँ पे फोर्स लगाया ऐसे। ठीक है, और मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। बच्चों एक मिनट, ये F2 है, ये F3 है। बच्चों क्या लगता है F1 जो है ना, F1 इस रॉड को बच्चों क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की ट्राई करेगा नहीं करेगा? क्लॉकवाइज। यस सर। टॉर्क ड्यू टू F, सॉरी F1 क्या हो जाएगा,
क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे। टॉर्क ड्यू टू बच्चों F3 कैसे करेगा? ये F3 है, F3 कैसे करेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। F3 क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा? F3। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, जायज है कंफ्यूज होना। आप इसको रिजोल्व कर लो ना, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। ये क्या करेगा? इसका देखो, ये ऊपर लेके जा रहा है। ऊपर क्या है? नहीं समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं? सर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है। यस बच्चों, ऊपर है नहीं, ऐसे मत सोचो कि ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है। आप सोचो ना, ऐसे पकड़ रखा है, ये ऊपर इसको ऐसे कर रहा है, ऐसे धक्का लगा रहा है, ऐसे तो ऐसे करेगा नहीं तो F1 क्या बोल रहा है? भाई मैं नीचे लेके जाऊंगा, समझ लो। प्लीज बच्चों रटा मत रखो प्लीज, है ना। जो भी आप डाउट पूछा करो, याद मत रखो ऐसे फालतू में। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सर ऐसे। फिर तो F2 भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। बच्चों F2 क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि वो तो वहीं से पास कर रहा है ना, एक्सिस रोटेशन से ही। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे बात करते हैं अबाउट फॉर्म। तो अभी देखो इक्विलिब्रियम चल रहा है, सो F एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू F क्लॉकवाइज। बच्चों देखो, इसके अबाउट अगर हम इसको मान फिक्स मान लेते हैं, T1 क्या कर रहा है बच्चों? T1 क्लॉकवाइज कर रहा है, T2 एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। तो यहाँ पे लिखो टॉर्क ड्यू टू T2 इज द टॉर्क ड्यू टू T1। तो बच्चों T2 कितना हो जाएगा? T2 क्या हो जाएगा? T2 into लेंथ कितनी? मान लो इसकी लेंथ L है, लेंथ दे रहे L/2, ये हो जाएगा T1 into L/2। therefore T1 is equal to T2। बस डाल दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? twice of T is equal to mg, so T will be mg/2। दोनों टेंशन क्या आ गई बच्चों? इक्वल आ गई। आंसर इज सी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आपको ये निकालना है। सिमिलरली ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे, बस यहाँ पे बस टेंशन इस बार बच्चों डिफरेंट हो जाएगी। क्यों डिफरेंट हो जाएगी? सोच के देखो ना भाई, इसके बाद टॉर्क निकालोगे, एक का डिस्टेंस क्या L/2 है, एक का डिस्टेंस L/4 है। तो इस बार बच्चों टॉर्क में रिलेशन आ, सॉरी दोनों टेंशन में रिलेशन आ जाएगा। बाकी जो दूसरी जो इक्वेशन है ना एल, सॉरी अगर मान लो T बनेगी, मैं आपको हिंट देता हूँ, एक इक्वेशन है तो वैसे रहेगी। क्यों भाई? भाई इक्विलिब्रियम पे है ना, तो क्या है भाई, एक मास एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, मूव तो कर नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है? इक्वल है इक्वल, लेकिन इस बार बच्चों दोनों टेंशन इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, एक बच्चों ये क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर द गिवन फिगर। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बच्चों में टेंशन निकालनी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जब आप इसको रिजोल्व करोगे ना, देखो अगर आप इस टेंशन को मान लो ये टेंशन टी है, टेंशन टी है, तो बच्चों जब आप इसको रिजोल्व करोगे, इधर क्या है? टी साइन 37 और ये टी कॉस 37। तो बच्चों एक तो इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, भाई देखो सब कुछ रेस्ट पे है, हम ये लिख सकते हैं ना, दैट इज टी साइन 37, ठीक है, इज इक्वल टू इससे फोर्स नीचे लग रहा है mg इज इक्वल टू mg। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको नहीं लगता कि भाई जो टी साइन है ये एमजी के इक्वल हमने लिख तो दिया, आपको नहीं लगता कि ये जो रोड है यहाँ से बंधी हुई है, तो एक फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ तो? ये बात किस किस को समझ आ रही है? इसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स।
भाई अगर यहाँ पर नहीं बना तो नीचे गिर जाता ना। एक इधर क्या है, मान लो ये आर एक्स है कंपोनेंट, ये अपना आर वाई है, तो बच्चों एक फोर्स और भी लिखना पड़ेगा आर वाई और इसमें टी साइन 37 इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, रिएक्शन कौन निकाले? हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क की इक्वेशन। सर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ ले। ठीक है ओके, चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको हिंट दे दिया मैंने, दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन क्लियर है क्या? सर ये इधर Yes, sir. परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, टी साइन थीटा। बच्चों घूम नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, इसकी टेंडेंसी सोचो क्या है। भाई टी साइन थीटा कहाँ ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि ऐसे करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एमजी क्या करेगा, एमजी नीचे लेके आएगा क्लॉकवाइज। दोनों टॉर्क इक्वल कर दो। मतलब आप ये चेक करना कि जो देखो इसके अबाउट घूम रहा है, घूमेगा इसके अबाउट, तो ये चेक करो इसका डिस्टेंस इससे कितना है और इसका डिस्टेंस इससे कितना है, दोनों को टॉर्क इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।